ठीक है, डन है ना? चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ट्रीटमेंट समझेंगे, इधर आके उसको एक बार प्रेजेंट कर लेंगे ताकि नंबर्स के साथ तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस दैट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। मेरे को बताओ तो पीएसआर कब कब चेंज हो सकता है? पीएसआर कब कब चेंज हो सकता है? हाँ अच्छा, फिर और हाँ एडमिशन, ये सब केस में पीएसआर जो है वो चेंज हो सकता है। तो उस चेंज होने के टाइम पे वो बोला ये जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आप बना के रखे थे, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रहा था, उसको आप ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और देयर करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर। As such, existing reserves and profits are earned before the reconstitution of the firm। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये reserves और accumulated profits, ये जो reconstitution होने वाला है, that is change होने वाला, उससे पहले का कमाया हुआ profits है। जो भी पहले का prior profits है वो किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर को, पुराने रेशियो में। ठीक है, क्योंकि वो उसका ही हक है। ठीक है ना? सबसे पहला रिजर्व जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का मतलब क्या है? प्रॉब्लम है क्या? नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले क्या डेफिनेशन दिया एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ रिजर्व that is set aside or appropriated out of firm's profit to meet any of the possible liabilities with respect to employees compensation if it arises। मतलब नाम में ना देखो क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कमैन का कंपेंसेशन करना मतलब वर्कमैन कौन है? जो लोग काम करते हैं, और उनको कंपेंसेट करना मतलब पैसा देना। तो बोल रहा है कि ये वो रिजर्व है जो आप अपने प्रॉफिट से साइड करके रखते हो। किस लिए? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉसिबल लायबिलिटी हमको आ सकता है, राइज हो सकता है, जो कि हमको अपना एम्प्लॉइज लोग को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पैसा एम्प्लॉइज कंपेंसेशन जैसे कोई भी पैसा देना हो सकता है उसको। ऐसे मान लो कि कोई बोनस टाइप देना है, या तो फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए तो चलो अलग से ही फंड बनाता ही है, लेकिन और भी बहुत सारा कंपेंसेशन है। कोई बेनिफिट देना है, पैसा दे रहे हैं, तो कैश में अगर या काइंड में तो नहीं, कैश में अगर कुछ बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके लिए मेरे को पैसा साइड तो रखना होगा उसको देने के लिए। हम जो बोनस देंगे वो कहाँ से देंगे? उसके लिए कोई एक फंड बनाए होंगे, अलग से रिजर्व बनाए होंगे, तभी तो हम कंपेंसेट करेंगे। तो वही वो बोल रहा है कि वो लायबिलिटी उसके अगेंस्ट में कुछ आ सकता है, तो उसके लिए वो एक रिजर्व बना के रखेगा। ठीक है, और क्लेम विथ रेस्पेक्ट टू सच लायबिलिटीज मे और मे नॉट अराइज। अब बोल रहा है क्लेम जो है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आना ही आना है। क्लेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और द अमाउंट ऑफ क्लेम मे और मे नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, क्योंकि तुमको नहीं पता होता है कि कितना क्लेम आएगा। तुम तो एक एस्टिमेट करते हो ना कि मेरा, हम एक एस्टिमेट के हिसाब से इतना रिजर्व रख लेते हैं। अब तुमको भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते कि एग्जैक्टली मेरे को इतना ही पैसा मांगेगा, वो तुमको नहीं पता है, या कितना देना पड़ जाए मेरे को नहीं पता। तो हम एक अमाउंट रिजर्व रखते हैं। अब क्लेम जो है उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है, तुम्हारा अगर प्रेडिक्शन कुछ अच्छा ही मैच हो गया तो। ठीक है, ये बेसिक था मेरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के ऊपर में। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू। तो फर्स्ट केस जो बोला है वो बोल रहा है, फर्स्ट केस है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब तुम लोगों ने कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं बनाया था, कोई भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्रिएटेड ही नहीं था। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका जर्नल एंट्री वो क्या पास करेगा? व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट,
सो इन्होंने बोला इन दिस सिचुएशन अमाउंट ऑफ दिस रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर। मतलब समझो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है मान लो 40,000, ठीक है, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है नील, कुछ भी नहीं है। मतलब एम्प्लॉइज मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन हम 40,000 रुपीज साइड करके रखे हुए थे। तो बोला इस केस में आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में बांट दो पार्टनर्स लोग के। तो जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ तो? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। अच्छा, WCR डेबिट करने का लॉजिक, लायबिलिटी कम रहा है, लायबिलिटी कम होने से डेबिट होता है तो WCR डेबिट हो गया। और पार्टनर्स कैपिटल, हम लोग ये क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये पढ़े थे कि अगर पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और कुछ भी लेंगे पार्टनर से तो डेबिट करेंगे। तो देखो पार्टनर को ये पैसा दे रहे हैं ना WCR का, तो पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो WCR टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। वही एंट्री यहाँ पे बता दिया फर्स्ट केस। क्लेम जब होता है तो हाँ, ये आया व्हेन क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट। मानू समझ में आया फर्स्ट वाला? उधर सब क्लियर है? नहीं समझ में आएगा बता देना। सेकेंड, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, कि मतलब अब क्लेम आया है। और यहां पे 3 केसेस होगा। फर्स्ट केस होगा व्हेन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, मतलब जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम आया। मतलब इस बार केस ये है, केस 1 ये बोलता है कि तुम्हारा WCR मान लो 50,000 है, हाँ आ रहा हूं, क्लेम आया 50,000, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो सकता है एक बार बताओ? क्लेम आया कितना का? क्या लग रहा है? मतलब 50 का, हाँ 50 का रिजर्व रखे थे, 50 ही क्लेम आ गया। बहुत अच्छा भविष्यवाणी करते हम सोचे थे कि 50 का रिजर्व रखते और 50 ही क्लेम आया। तो एंट्री क्या बोला तुम लोगों ने? प्रिंस ने बोला वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, सही है, ठीक है। WCR डेबिट टू WCC, और अमाउंट वही 50-50 हो जाता। WCR डेबिट होने का लॉजिक तो पहले ही बता चुके हैं। WCC क्यों क्रेडिट हुआ बताएगा? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम क्यों क्रेडिट हुआ? हाँ कौन बोला? लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो मेरा क्लेम क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। जब क्लेम इज इक्वल टू लिखना है तो देख लो। नहीं है उसमें। इसको लिख लो। ये समझ में आ नहीं ना? पक्का ना? ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट होगा किसी को भी भाई पूछ लेना यहाँ पे एक बार, क्योंकि फिर ये वाला चीज वापस हम लोग अगर एग्जाम से पहले ही एक बार थोड़ा सा अगर होगा तो 1 शॉट में रिवाइज करने वाले, तो फिर 2-3 महीना तुम लोग को याद नहीं रहेगा। तो एकदम ऐसा क्लियर हो जाओ ना कि ये वाला कभी भी पूछे बता पाएंगे कि ये केसेस क्या है। हो गया ये वाला?
हाँ, पहले वाले में क्लेम आया ही नहीं है, सेकंड वाले में क्लेम आया है और उसके अंदर पहला केस है कि इक्वली आया, जितना रिजर्व सोच बनाए थे उतना ही रिजर्व क्लेम आया है। सेकंड केस आता है क्लेम अमाउंट इज लोअर देन रिजर्व, मतलब केस 2 है, इधर लिखते रुको, केस 2 है WCR है 60 का, WCC है 40 का। जर्नल एंट्री क्या हो सकता है? WCC अकाउंट डेबिट। WCR अकाउंट क्लेम का भी डेबिट हो सकता है, नहीं, तो फिर WCR अकाउंट डेबिट टू Partners WCC capital account. टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट होगा। नहीं, क्रेडिट होगा। क्या बोल रहा है? WCR अकाउंट डेबिट टू WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू WCC टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कहाँ कितना जा सकता है? पार्टनर्स कैपिटल में 20, क्लेम में 40 और रिजर्व में 60। सही है। WCR, एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी केस हो WCR हमेशा डेबिट ही होने वाला, उसको तो कांस्टेंट रखो, ठीक है। WCR डेबिट ही होगा। और WCC अब तुमको ये देखना है कि मेरे पास क्लेम आया कितना का? क्लेम आया 40 का, पैसा हम साइड रखे थे 60 का, इसका मतलब मेरे पास 20 एक्स्ट्रा बचा रहेगा। तो 40 जो क्लेम आया उसको तो लायबिलिटी दिखा देते हैं टू WCC, लेकिन 20 जो एक्स्ट्रा बचा है वो किसका पैसा है? पार्टनर्स लोग का ही तो पैसा है, तो दे दो उन्हें। तो टू पार्टनर्स कैपिटल 20,000। हाँ, नीचे करें, रुक जाओ, ठीक है। হ্যাঁ, ওটা আমি ওখানে করে দিচ্ছি। केस 3 भी हम एक साथ ही बना देते हैं यहाँ पे, तब फिर वहां से तुम लोग कॉपी कर लेना क्या लिखना है। WCR 60, WCC 1 लाख। इसका जर्नल एंट्री क्या हो सकता है? WCR 60 का है, WCC 1 लाख का आ गया, मतलब पैसा साइड रखे थे 60, लेकिन क्लेम मांगा मेरे से 1 लाख रुपया का। सो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या एक कांस्टेंट है? WCR, वो तो डेबिट होना ही है। और कितने अमाउंट से? जितना अमाउंट उसके पास है ऑलवेज 60। फिर क्या करें? क्लेम कितना का आया? 1 लाख का। क्लेम अगर 1 लाख का आया है तो वो लायबिलिटी है, दैट मीन्स वो 2 में ही जाने वाला है, 2 WCC के नाम से। तो 2 WCC कितना का आया है क्लेम? 1 लाख। तो अब डिफरेंस आ जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? क्यों पार्टनर्स कैपिटल? वो नहीं, वो तो डेबिट क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों रिवैल्यूएशन आया? लॉजिक, हम लोग हमेशा जो भी एफिशिएंसी आता है हाँ। वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन। अगर क्लेम ज्यादा आ रहा है आपका WCR से, हाँ। और एक बात कल जैसे एक बताए थे, हाँ, रीअसेसमेंट, यहाँ पे रीअसेसमेंट नहीं हुआ, आया है गलत। ये तो मतलब ये वाला चीज था कि हम लोग रिजर्व जो है अपने एस्टिमेशन के हिसाब से बनाते हैं, वो ऊपर नीचे हो ही सकता है। यहाँ पे रीअसेसमेंट का बात है, यहाँ पे ये है कि भाई तुमको नहीं पता था क्लेम कितना आने वाला है, ठीक है। तो अगर ज्यादा आ गया है तो तुम एक बात सोचो, तुम्हारे पास अगर 60,000 रुपीज है और 1 लाख का क्लेम आया है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये एक टाइप का तुम्हारे लिए लॉस ही हो गया। और हम वो बात बोल रहे थे ना कि रिवैल्यूएशन को उस तरीके से भी कर सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट है तो ये सोच लो लॉसेज है तो डेबिट होगा, तो लॉस हुआ है तो डेबिट होना चाहिए, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, वैसे भी सोच सकता है, ठीक है ना। तो 60,000 WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट,
2WCC। तो ये 3 केस एक बार लिख लो, फिर वहां जाते हैं तो वहां देख के तुम लोग एंट्रीज जो लिखना है लिख सकता है। तो रिवॉल्यूशन तो पता ही था, रिवॉल्यूशन तो पता ही था। बस ऐसा ही रहना चाहिए कि कभी भी पूछा ये वाला केसेस हमको पता है कि भाई इतना हाथ में था, इतना ही है बस। मुझे मम्मी उधर करे क्या, वो क्या बोले थे, पार्टनर्स को दे रहे हो तो क्रेडिट ले रहे हो तो ये वाला कैपिटल वाला। ये देखो, ये है व्हेन क्लेम इज लोअर, लोअर वाला लिख लिया क्या, तो हायर वाला ये वाला व्हेन क्लेम इज हायर। कल कहाँ गया? मैसेज करके लोग एक बार वो प्लीज दिखाना। हाँ आज इतना जल्दी पानी खत्म हो गया, पानी लेके आना होगा। हटा है ये वाला, हो गया। लग रहा फोन भी मुंह बन जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स कैप यहाँ पे ना रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ इसका मतलब लॉस है। थोड़ा 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 ध्यान दो, रिवैल्यूएशन जो था ना वो 40,000 से डेबिट हुआ था, ठीक है, और इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगा तो लॉस है, और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का जर्नल एंट्री क्या होगा। रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो रिवैल्यूएशन का लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। PC2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस होने से पार्टनर से लिया जाएगा, तो जब भी पार्टनर से लिया जाएगा तो पीसी डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 40,000 जो था वो पार्टनर्स कैपिटल में, जिनका भी पार्टनर्स कैपिटल जो भी होगा ए बी जिस भी रेशियो में उसमें बांट देना। तो यही वाला एंट्री वो नीचे वाला एंट्री लिख के दिया बस, पीसी टू रिवैल्यूएशन, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का। फिर से वो करोगे? हाँ यहाँ ये लॉस बांटने का। हाँ हाँ, ये लॉस बांटने का भाई, डिस्ट्रीब्यूट करने का। लॉस आता है। ठीक है।
यहाँ पे एक रिजर्व का बात हम लोग का खत्म हो गया है, जो कि है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जाए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पे। ठीक है, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का कहानी खत्म, इसको अब एकदम मत भूलना। ठीक है, चलो सेकंड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में बताया है कि इट इज अ रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। ये इस डर से बनाया जाता है कि आपका मार्केट वैल्यू जो है वो हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाए, फॉल कर जाए। तो इस डर से कि उसको बाद में मेरे को ये दुख होगा कि भाई मार्केट वैल्यू कम गया है, उसके लिए हम पहले से ही एक रिजर्व बना के रखेंगे। तो अब ऐसा है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुम एक साइड में रखते हो और एक साइड में इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू रहता है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक तुम्हारा मान लो तुम लोग बैलेंस शीट जब बनाओगे तो लायबिलिटी साइड में ये रहेगा और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा। मान लो इन्वेस्टमेंट पहले बुक वैल्यू दिया हुआ है 60,000 और ब्रैकेट में बोला मार्केट वैल्यू 50,000। ठीक है, और IFR है 40,000। अब इसको एक पहले बना के रखे, अभी एक बार इसको पढ़ते हैं। बोला इन ऑर्डर टू डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस रिजर्व इट इज नेसेसरी टू फर्स्ट डिटरमाइन वेदर द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू आर सेम और डिफरेंट। मतलब अब तुमको समझना है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कौन सा होता है। बुक वैल्यू है जो तुम्हारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट दिया होगा, वो हो जाएगा बुक वैल्यू, और ब्रैकेट में जो तुमको वैल्यू दिया होगा वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू। दैट इज आज मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट का कितना दाम है, ठीक है ना, वैल्यू कितना उसका। तो यहां पे देखो जैसे ये जो 60 है ये उसका क्या हुआ, बुक वैल्यू, ये हो गया बुक वैल्यू, और ये हो गया मार्केट वैल्यू, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या बोला है कि सबसे पहले यही देखिए कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या सेम है या कि डिफरेंट है, एंड इफ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो विच वैल्यू इज हायर एंड विच इज लोअर, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है ये देखिएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। ट्रीटमेंट है वो बोला है फर्स्ट केस है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। मतलब चलो इस केस को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, मार्केट वैल्यू भी 60 ही है, बुक वैल्यू भी 60 ही था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 40 था। तो केस 1 अगर रखेंगे व्हेन बुक वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, 60,000। हाँ ये 60,000 है, बुक वैल्यू भी 60 है, मार्केट वैल्यू भी 60 है इस केस में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40 का है। इस केस में हम क्या जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा रेशियो में, ओल्ड PSR। और क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 60 का था बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी 60 का, दैट मीन्स कुछ भी फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं,
तो जितना रिजर्व है पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को बांट दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो तुम 40 का 40 पूरा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके पीएसआर में, जो भी पीएसआर होगा। पहला केस क्लियर? फिर से एक बार बोल दे। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू था 60,000 रुपीज और आज अगर उसका मार्केट वैल्यू पता किए हैं तो मार्केट वैल्यू भी 60,000 रुपीज ही है। इसका मतलब कुछ भी फ्लक्चुएशन आया ही नहीं है, जो पहले वैल्यू था अभी भी वही वैल्यू है। तो हम आईएफआर बनाते हैं कि हमको डर रहता है कि उसका प्राइस जो है वो गिर ना जाए, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर ना जाए। तो यहाँ पे तो सेम ही रहा, तो मेरा लॉस तो कुछ होने का चांस नहीं है। तो ये जो पूरा रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ था वो तो यूज ही नहीं हुआ कहीं पे, तो ये पूरा पैसा हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स लोग को बांट देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। ठीक है, ये था केस 1। केस 2, when book value is less than, या ऐसे वाला कर देते ना, when book value is less than market value। अब यहाँ पे हम करेंगे आईएफआर जो है वो 40 का ही रखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो है ये रहेगा 60 का ही, लेकिन मार्केट वैल्यू इज 80,000। इस केस में क्या हो सकता है? IFR अकाउंट डेबिट। बोलो फिर हम लिखें। IFR डेबिट है, IFF $60 का, फिर से ध्यान से सुनो, 60 का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू हो गया 80। तुमको डर किस बात का होता है? मार्केट वैल्यू गिरने का कि बढ़ने का? गिरने का। तो यहाँ पे तो बढ़ गया है तो फायदा हो गया है, तो फिर एंट्री क्या आएगा? तो किसको बांट दे हम? ये एक्स्ट्रा 20 को बांटे या 40 को बांटे? 20 तो एंट्री फिर IFR टू PC क्या अमाउंट क्या? 20 भाई IFR मेरे पास 40,000 का है। IFR कभी भी अपने वैल्यू पे ही रहेगा। वो 40 था तो 40 ही डेबिट होगा, तो IFR तो 40 डेबिट होने वाला है। PC डेबिट नहीं, क्रेडिट होगा, क्रेडिट बोलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, डेबिट नहीं है, नहीं वो तो लॉस नहीं है। मेरा तो IFR अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल है। IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बोला, 20,000 बोला, टू रिवैल्यूएशन 20,000। गलत है? किसको ये सही लग रहा है एकदम? क्या गलत है? PC को 20 से डेबिट किया? नहीं,
मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ा, मेरे को मार्केट वैल्यू बढ़ने से तो नहीं 40 ही आएगा। IFR ठीक है, IFR 40 से डेबिट होना था, 40 से ही डेबिट होगा। 60 आपका PC 60 और इवैल्यूएशन 20 नहीं थोड़ा हम मिटाते हैं इसको, रुक जाओ। पार्टनर्स कैपिटल भी 40 से नहीं डेबिट इवैल्यूएशन में है ना भैया। पार्टनर्स कैपिटल भी तो 40 से डेबिट होगा, डेबिट नहीं क्रेडिट होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है तो मुझे तो फायदा ही होगा। एक होगा IFR to PC 40-40, एक और जर्नल एंट्री होगा इसका, 2 एंट्री होगा। वो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो इन्वेस्टमेंट्स का, अच्छा एसेट का वैल्यू क्या बढ़ा 60 से 80, और तुम लोग तो जानता ही है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से डेबिट होता है। मेरा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आता है, और नॉर्मली जो अपना लॉजिक है कि एसेट बढ़ने से, अकाउंटिंग जो मेथड जानते हैं, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। तो एसेट बढ़ा है इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा 20 से, और वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो इसके लिए 2 एंट्री है, याद रखना है। पहला तो पूरा पैसा IFR का बांट दो, क्योंकि वो पैसा यूज ही नहीं हुआ। क्या क्या नहीं समझ में, प्रोसेस करो। जिसको जिसको नहीं समझ में आया है हाथ उठा के बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, 1 2 3 ठीक है, 4 ठीक है, और पक्का, चलो ठीक है, सुन लो 4 लोग एक बार अच्छे से सुनो। बोला है केस 2 है जब बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है, ठीक है। अब देखो बुक वैल्यू था इन्वेस्टमेंट्स का, जो वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू है जो बुक वैल्यू था, दैट इज 60,000, ठीक है, और मार्केट वैल्यू है 80,000। इसका मतलब मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60 है, लेकिन आज हम अगर उसको बेचने जाएंगे मार्केट में तो हमको 80,000 रुपीज मिलेगा। और ये जो IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हम क्यों बनाते हैं, ये हम बनाते हैं इस डर से कि मेरा मार्केट वैल्यू जो है वो कम ना हो जाए। अभी तो कमा नहीं है, अभी तो बढ़ गया है, तो फायदा हुआ है। तो क्या ये IFR का यूज होगा, तुम यूज करेगा इस IFR को? नहीं करेगा, क्योंकि तुमको तो गिरने का डर था ना, वैल्यू तो गिरा ही नहीं। अगर गिरता तो हम IFR के साथ एडजस्ट कर देते, लेकिन ये तो बढ़ गया, तो वो 40 का 40 इंटैक्ट पड़ा रहा मेरे पास। तो बोला वो 40 किसका है, पार्टनर्स लोग का, तो दे दो उन लोग को। तो IFR डेबिट किए और पार्टनर्स कैपिटल को 40 पूरा दे दिए। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि भाई ये भी तो देखिए कि इन्वेस्टमेंट आपका पहले 60 का था, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू अब 80 में हो गया है, तो 20,000 से आपका इन्वेस्टमेंट का भी तो वैल्यू बढ़ा। और कभी भी एसेट या लायबिलिटी में कुछ बढ़ाना या कमना होता है तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन में देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो 20,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए डेबिट कर दिए, और रिवैल्यूएशन, अच्छा एसेट बढ़ने से फायदा होगा या नुकसान? फायदा। और फायदा होना मतलब रिवैल्यूएशन में हमेशा क्रेडिट होना, क्योंकि इनकम होने से क्रेडिट होता है, लॉस होने से डेबिट होता है, ठीक है। तो ये केस क्लियर है, ठीक है।
केस 3 में आते हैं। केस 3 बोलता है व्हेन बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। ये वही केस है जिसके लिए आईएफआर बनाया जाता है। देखो आईएफआर तुम्हारे पास वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं। आईएफआर 40 का ही था, इन्वेस्टमेंट 60 का था, बट इस बार मार्केट थोड़ा फॉल किया है तो तुम्हारा मार्केट वैल्यू हो गया है 30,000। मतलब आज अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे तो मेरे को 30,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा लॉस। तो हम लोग आईएफआर बनाए ही इस डर के लिए ही थे कि अगर कुछ लॉस होगा तो प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, शील्ड है, शील्ड मेरे लिए, मतलब वो अगर सामने से गोली मार रहा है मेरे पास वो शील्ड है। तो कितना का शील्ड था? 40 का। और मार्केट वैल्यू कितना डिफरेंस है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में? 30 का। मतलब लॉस 30 का हुआ है लेकिन मेरे पास शील्ड 40 का था। मतलब 2 बार और गोली बजेगा तो गोली अंदर है, ठीक है ना। तो 40 और जैसे ही 50 हो गया तो 40 का शील्ड है लेकिन 30 तक ही तुम्हारा हुआ है लॉस। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? ये तो हमेशा तुम लोग रट ही लो कि आईएफआर या डब्ल्यूसीआर कुछ भी है, हर केस में वो डेबिट होके खत्म होना ही है। तो आईएफआर तो 40 हो गया। फिर 2PC, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? नहीं ये 10 बोला। फिर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, टू रिवैल्यूएशन अगर होगा तो इनकम ही हो जा रहा है। तो फिर इनकम हो जा रहा है वो उसको डेबिट करना, डेबिट में। तो फिर आईएफआर डेबिट और रिवैल्यूएशन डेबिट, तो फिर अमाउंट ही अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। इसका भी 2 एंट्री बनेगा। मतलब पीसी ऊपर कोणता? तो इन्वेस्टमेंट 30 का आएगा। टू इन्वेस्टमेंट 30। ये बोलो जानते हो ये बोला गलत है। और आईएफआर अगर 10 से डेबिट कर दे आईएफआर 10 इसका सेकंड एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स होगा 30,000 का वहाँ पे। लेकिन इधर अगर 40 है तो इधर भी तो 40 करना पड़ेगा। वो तो 60 हो जाएगा। हाँ 60 कैसे हो जाएगा? सॉरी वो दूसरा वाला रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। हाँ मतलब सेकंड वाला एंट्री तुम बोल रही हो अलग अमाउंट रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा बोल रहा है 30। ये तो एसेट कम करने का एंट्री मार दिया।
लेकिन IFR तो मेरा खाली 30 का आया तो 40 का था, 30 का तो एडजस्ट हो जाएगा 10 और 10 से कम होगा। हाँ, तो फिर IFR तो पार्टनर्स कैपिटल 10 चला जाएगा और इधर रिवैल्यूएशन कम हो जाएगा, जैसे ये सेकंड एंट्री की रिवैल्यूएशन का जो 30,000 है वो तो आ ही गया, एडजस्ट हो गया, उसका बुक वैल्यू हम लोग कम ही दिए, और इधर में IFR और पार्टनर्स कैपिटल में 10,000 जो बचा अमाउंट था वो उसको बांट दिए पार्टनर्स में। ये नहीं आएगा, वही आएगा। रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, क्योंकि इसका कारण देखो, 60 का बुक वैल्यू था, 30 का तुम्हारा मार्केट वैल्यू हुआ, तो लॉस हुआ 30 का, ठीक है। लेकिन तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए 40,000 पड़ा था, ठीक है। WCR का केस में जाओ एक बार। WCR का केस में तुम ये देखो कि क्लेम जब कम था रिजर्व से, तो क्या किया था तुम लोगों ने? WCR 2 WCC 2 PC, ठीक है। मतलब पैसा बच गया था। यहां पे भी क्या पैसा बचा है? 10,000 तो बच गया ना। तो रीवैल्यूएशन तब आता है जब तुम्हारा रिजर्व से ज्यादा पैसा चले जाए। मतलब अगर ये लॉस 30 का नहीं होकर 50 का होता ना, तो रिवैल्यूएशन आता, ठीक है। तो एंट्री है, एक ही एंट्री बनेगा, IFR 2 PC 2 इन्वेस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन नहीं आएगा। लेकिन यही चीज अगर हम बदल दें और मार्केट वैल्यू को हम कर दिए हैं 20 या और रुको 10, ठीक है। अगर ये 10 कर देते तो तुम्हारा अब डिफरेंस जो है इन्वेस्टमेंट का, बुक वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का 50 हो गया, लेकिन तुम्हारे पास IFR है खाली 40 का। उस केस में क्या जर्नल एंट्री पास करता? उस केस में तुम जर्नल एंट्री पास करते IFR अकाउंट डेबिट, हाँ बोलो, हाँ वो लिख रहा है, ये जस्ट अभी ऐसे ही रफ में दिखा रहे हैं। IFR 40 से डेबिट करते 2, मार्केट वैल्यू कितना का वो बोले? हाँ मार्केट वैल्यू कितना बोले? 10, मार्केट वैल्यू हो गया 10, तो क्या होगा? IFR 2, IFR तो अब बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो बचा ही नहीं है। तो टू इन्वेस्टमेंट बोला, कितना का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 से डेबिट, और PC 10 से डेबिट। ये तुम बोल रहे हो? PC कहाँ से आया? रिवैल्यूएशन आएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो IFR 40 से, रीवैल्यूएशन 10 से, और इन्वेस्टमेंट पूरा 50 से, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का कितना वैल्यू गिरा है? 50,000। IFR कितने का था? 40, 10 रुपया, 10,000 का और एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन डेबिट करने का ना। ये केस में फंस सकता था। नहीं नहीं, पंखा थोड़ा सा कम, पंखा उसको कम चाहिए थोड़ा सा। ये केस 4 बना दे क्या? एक केस 4 बना देते, रुको। ये केस 3 था, हाँ, और केस 4 होगा। एक केस 4 कर देते हैं। वो केस 4 है। 3 कहाँ है? 3 वाला ये है। यही तो 3, यही तो 3 केस 4 में हो जाएगा।
when book value is less than market value, एक सेकेंड, and IFR is, और ऐसे लिख सकते हैं, and IFR less than loss, तो उस केस में यहाँ पे हम लोग रख देंगे IFR, ये करेंगे हम लोग 40, इन्वेस्टमेंट्स रख देंगे 60, मार्केट वैल्यू रख देंगे 10, सो इस केस में जर्नल एंट्री आएगा IFR अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to investments, और ये हो जाएगा IFR में 40, revaluation में 10, इन्वेस्टमेंट्स में 50। एक और एंट्री होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रिवैल्यूएशन आया है तो क्या होना चाहिए, ऊपर एक लॉस डेबिट हो गया है, रिवैल्यूएशन, लॉस को खत्म करना पार्टनर्स कैपिटल में, PC2 रिवैल्यूएशन, ये वाला करना मत भूलना कभी भी। जब भी रिवैल्यूएशन दिख जाएगा ना तो उसका लॉस को खत्म करना मत भूलना, पार्टनर्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी रिवैल्यूएशन। $10,000। 10,000। सब केसेस क्लियर, WCR का, IFR का कभी भी पूछा तो एकदम नहीं पूछा क्या है? भी इतना बड़ा ब्रेक देके गए थे। हाँ, ये जो लॉस हुआ है 10,000 रुपया का, रिवैल्यूएशन डेबिट होना मतलब लॉस है, और लॉस पार्टनर्स लोग में प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो लॉस भी बढ़ेगा, तो लॉस पार्टनर से लिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाता है, तो पार्टनर से कुछ भी लेने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो PC डेबिट हो गया, और रिवैल्यूएशन जो था उसको हमको क्लोज करना था तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अभी शुरू किए हैं तुम लोग, ऐसे करेगा कैसे चलेगा बाबा, एक तो सम कर क्या लिया इन लोग, ओ बता दे। हाँ
देख 10,000 कौन सा? देखिए हमारे ट्रायल में आज घटा है हाँ 10,000 से 10,000 से नहीं, 50,000 से, ओ हाँ 50,000 क्योंकि 60 से 10 हो गया तो घटा है 50 से, 50 से घटा है तो इन्वेस्टमेंट पूरा 50 से घट गया, क्रेडिट हो गया। IFR 40 का ही था और 10 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया है, तो वो रिवैल्यूएशन में चला गया, और वो लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करना था, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। हाँ है? ये तुम लोग ध्यान देना पड़ेगा, इसको नया चीज़ है ना, मतलब था एक सम्स में था वो, बस अलग से इसके बारे में बताया नहीं था। हाँ उसमें है वो, बराबर। हाँ 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 कौन है रे? ये वाला देखो, अगर वो सब हो गया, WCR IFR खत्म, वो अब कभी दिमाग में कोई दिक्कत देगा ही नहीं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व्स थ्रू पार्टनर्स कैपिटल व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। ये एडजस्टमेंट में दे देता है तुम लोग को, नीचे जो एडजस्टमेंट देता है ना उसमें बताता है कि उन लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व्स को रिटेन करना चाहता है बुक्स में। इसका हेडिंग एक बार लिख लो, पहले हेडिंग लिख लो फिर बोलते हैं। हाँ बस इतना लिख लो ना, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, बस दैट इज से लिखो, यहां से यहां तक बस। सिर्फ इतना से, जहां तक ब्रैकेट की है। मतलब उन लोग वो डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करना चाहता वो। अभी जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व जो था वो जैसे दिख रहा था वैसे ही नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी दिखेगा, वो नहीं हटाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जनरल रिजर्व अगर बांट दिए तो वो जब बैलेंस शीट बनाते थे वहां नहीं दिखाते थे, ना ही हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिखाते थे, ना ही IFR दिखाते थे अगर बढ़ गया है तो। लेकिन इन लोग बोल रहे हैं हम लोग वो जो पहले दिख रहा था वो हम लोग आने वाला बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहते हैं। हाँ एडजस्ट कर देंगे, हाँ हाँ हाँ। सुनो, यहां पे बोला है कि if the partners of the firm decide that the existing balance of profit and loss account or reserve should continue to appear at the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm, then an adjustment entry for the net effect of accumulated profit losses and reserves is passed since they were earned in the past। मतलब उन लोग क्या चाहता है यहां पे बताते हैं। ये है बैलेंस शीट एज एट 31/3/2024, फिर है एक बैलेंस शीट एज एट 31/3/2025, ठीक है। यहाँ है लायबिलिटीज, ये है एसेट्स।
लाइबिलिटीज में सोचो WCR था 20 का, IFR था 30 का, जनरल रिजर्व था 20 का, ठीक है। और उन लोग ये चाहते हैं कि ये जो WCR, IFR, GR जैसा है वैसे ही नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी सेम चीज जनरल रिजर्व। वो लोग चाहता है कि 24 के बैलेंस शीट में अगर WCR, IFR और GR जितने में था वही उन लोग चाहता है कि 25 में भी उतने में ही रहे। तो अब इस लाइन को पढ़ो, अब समझ में आएगा। वो बोला इफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइड दैट द एग्जिस्टिंग बैलेंस मतलब इसका बात कर रहा है, और यहाँ पे मान लो PL अकाउंट भी हो सकता है, ये PL, और एसेट में भी एक PL हो सकता है। वो PL को क्या क्या बोला जाता है? नहीं, क्रेडिट लायबिलिटी वाला प्रॉफिट होता है और एसेट वाला लॉस होता है। तो ये वाला हो सकता है ना। तो मान लो ये 20 का था, ये दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इफ द पार्टनर ऑफ द फर्म डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंसेस, मतलब इनका बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस ऑफ PL और रिजर्व शुड कंटिन्यू टू अपीयर एट द सेम अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट इधर है उतना ही अमाउंट इधर 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 होगा, और इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। देन एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा फॉर द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व्स। सो इनका जो नेट इफेक्ट एक लाना होगा हम लोग को, और एक एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करते थे, सब कुछ करके लास्ट में नेट इफेक्ट निकालते थे और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते थे। कुछ वैसा ही चीज यहां पे है कि तुम लोग को एक टोटल करना होगा ना, नेट इफेक्ट निकालना होगा और नेट इफेक्ट का एक जर्नल एंट्री पास कर देना होगा। तो उसके लिए स्टेप्स यहाँ पे बता दिया है कि क्या स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप 1 में उन्होंने बोला कि आप पहले तो नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट वो किसको बोल रहा है समझो। नेट मतलब चीज क्या होता है? नेट एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बताओ। नहीं वो उधर तुम इको में चला गया रे, इको वाला नहीं वो नेशनल इनकम है। ग्रॉस और नेट का बेसिक मतलब क्या होता है? ग्रॉस में अगर कोई चीज बोला जाए कि ये चीज ग्रॉस में बता रहे हैं और यही चीज नेट में बता रहे हैं, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? हाँ, कुछ चीज लेस होना। ग्रॉस मतलब टोटल चीज, टोटल अमाउंट होता है, और नेट होता है उसमें से कुछ माइनस किया हुआ। तो यहां पे तुमको क्या चाहिए? ग्रॉस चाहिए कि नेट इफेक्ट चाहिए? नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स मतलब अगर तुम्हारा ये WCR है, इसमें कोई क्लेम व्लेम आया है तो उसको एडजस्ट करेगा। मान लो 20 का WCR था, 10 का क्लेम आ गया था, तो 20 में से 10 एडजस्ट हुआ, तो ये जो माइनस किया ये नेट किया उसको। तो वैसे ही IFR में भी कुछ अगर हुआ, नेट करके जो अमाउंट आएगा, ठीक है। और मान लो ये सब जो प्लस किया, देखो 20 प्लस किया, 30 प्लस किया, 20 और प्लस किया, कितना हो गया? 70, ठीक है। और मान लो PL के साइड में कुछ एडवर्टीजमेंट, सॉरी PL बोल रहे, एसेट साइड के साइड में कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के दिया हुआ था। ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट होता है। तो बोला इसको ना, ये 70 से मान लो 10,000 का था ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बोला माइनस कर दो। इसको बोला जाता है नेट करना। ये सब जो आलतू फालतू चीज है उसको हटा दो और अब नेट में बताओ ना, क्योंकि देखो क्या करता तुम, 70,000 तुमको पार्टनर को देना होता, ठीक है, क्योंकि ये सब सारा पैसा पार्टनर को मिलता है, IFR का, WCR का, GR का। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट है और ये तुम उसको किस साइड में बांटता है? पार्टनर्स कैपिटल के नहीं, 2 साइड में। तो ये तो एक टाइप का लॉस हो गया ना। तो बोला एक साइड तो आपको पैसा मिलेगा, एक साइड आपसे पैसा लेंगे, तो नेट कर दो ना कि इतना मिलेगा इतना लेंगे वाला, तो 70 से वो 10 माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली नेट करके बताओ ना कितना आ रहा है, तो 60 आ रहा है। तो वही नेट करने बोला है वो, कि नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस,
इज टू बी कैलकुलेटेड। तो पहले नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लो। स्टेप 1 ओवर। ये हंसता है, डर जाता है। वो बोला कि ये जो कहाँ गया, ये जो रिजर्व्स है ये सब किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको पहले टोटल कर लेंगे। तो हम क्या किए, 20, 30, 20 और मान लो ये 10 था, तो टोटल 80,000 हमको पार्टनर को देना था। और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के अमाउंट था, वो फिक्टिशियस एसेट होता है, जो एसेट है नहीं बट एसेट जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना है, वो तो एक टाइप का लॉस हम मान लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब पार्टनर से वो हम लेते हैं, तो 80 हमको देना था, 10 हमको उससे ले भी लेना था। तो हम 80 का अलग से एंट्री और 10 का अलग से एंट्री क्यों करें, हम भाई 80 और 10 को एडजस्ट करके एक सिंगल अमाउंट निकाल लेंगे कि 70,000 इतना हमको पार्टनर को देना है, ठीक है। तो ये नेट इफेक्ट करने बोला है, वो इसको नेट कर दो, ये है नेट इफेक्ट करना। तो वो नेट इफेक्ट निकाला और सेकंड स्टेप में बोला गेन या लॉस पता कर लो कितना है। वो जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से तुमको गेन लॉस पता चल जाएगा, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो भाई उठ जा। सेकंड स्टेप में आ गए हैं। और थर्ड स्टेप क्या है, शेयर ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज टू बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी नेट इफेक्ट आया, मान लो कि नेट इफेक्ट आया कितना का आया था, 70,000, ठीक है। और पार्टनर जो था ए एक पार्टनर था, ये गेन किया है 1/5 1/5 गेन किया है 14,000। तो ये 14,000 इसका अमाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का भाई नेट इफेक्ट इतना था, और ये जितना एक बंदा जितना गेन करता है दूसरा उतना सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो उसके वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो खाली काम क्या है पता है, नेट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, नेट इफेक्ट निकाल लो। उसके बाद शेयर ऑफ गेन और लॉस तो वो पीएसआर से पता चल ही जाएगा तुमको कि कौन पीएसआर में गेन किया कौन लॉस किया है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने के टाइम पे। स्टेप 3 है वो निकाल लो कितना गेन कर रहा है, दैट इज नेट इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय शेयर गेन, कितना शेयर गेन किया है। ठीक हो, क्या बोलेंगे लोग? इधर भी ना इधर भी ना किसी के ऊपर समझ आया। मुझे अगर मेरा कोई वाह मारेंगे ना। कब दोगे अभी नहीं से जाता ऐसा मत भेज, जल्दी भेज। हाँ इसे क्या फालतू फालतू। भैया ब्रेक कर देंगे। अभी नहीं, सर थोड़ी मुझे रुक जाओ, हां 4 बजे दे दीजिए यार चले जल्दी भेज।
इतना अरे पैसा कह रहे हैं क्या नहीं कैश वैलिड था सेफ्टी की रहती अच्छा लास्ट स्टेप है एडजस्ट हाँ हमको 500 मिल गए फिर हाँ क्यों अरे हम ना वो वाला मूवी देखे थे क्या नाम था अरे हर्षद मेहता अच्छा आपके साथ नहीं करी तो वो 500 की कर दिया बता एडजस्टमेंट एंट्री बता दे बताओ जल्दी बताइए, बता दे क्या। तुम लोग समझ नहीं पाएगा ना ले नहीं पाएगा ये उतना आतंक खत्म हो गया अच्छा एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी पास्ड एज फॉलोज क्या एडजस्टमेंट एंट्री करना है बोल रहा है अगर पॉजिटिव इफेक्ट है मतलब नेट प्रॉफिट है अगर तो गेनिंग पार्टनर्स तो गेनिंग बोले मंडे देंगे ये आज का मंडे दे देंगे क्या आज जो 500 है वो कल देंगे समझे नहीं आज जो अभी जो 500 भेजेंगे ना ऑनलाइन करेंगे अभी, अच्छा वो कल फिर लेगा ऑफ कोर्स इस मंडे दे देंगे या कल ही दे देंगे अगर पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है। और सैक्रिफाइसिंग तो उसको क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको तो पैसा मिलेगा वाला और अगर नेट लॉस है तो उल्टा हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा टू गेनिंग पार्टनर खाली इतना याद रखना है प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग ये एंट्री सर फिर से बताइएगा अगर प्रॉफिट है पॉजिटिव इफेक्ट है तो गेनिंग पार्टनर जो है वो कंपेंसेट करेगा किसको जो सैक्रिफाइस कर रहा है एक आदमी अगर गेन कर रहा है दूसरा सैक्रिफाइस कर रहा है तो जो गेन कर रहा है जिसको फायदा हो रहा है उसके बदले में वो कुछ पैसा तो देगा ये जो बांट रहे थे हाँ हाँ ये जब वो जो नेट इफेक्ट निकाले वो ना हाँ तो ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस का है हाँ ये जो नेट इफेक्ट आ रहा है उसी में बोल रहा है कि ये नेट प्रॉफिट हुआ मेरे लिए या नेट में लॉस हुआ मतलब कि ये जो इफेक्ट आया है ये मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट किया या मेरे लिए लॉस मतलब कौन सा अमाउंट ज़्यादा हो गया मतलब प्रॉफिट वाला अमाउंट ज़्यादा था या लॉस वाला अमाउंट ज़्यादा था तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा तो बोला गेनिंग पार्टनर तो क्योंकि उसको मिला होगा तो वो गेन किया होगा तो वो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा कंपेंसेट करेगा पैसा दूसरा को तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट गेनिंग डेबिट और खुद ही लॉस है अगर तो ऑब्वियसली जब चीज ही उल्टा है तो एंट्री भी उल्टा ही होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा लॉस का है तो वो गेनिंग पार्टनर हाँ उसको मिलेगा हाँ जिसमें हम ये दिखाएंगे हाँ ले लो 4 बजे 4 बजे 4 की 4:30 लिख लिया अच्छा लिख रहा है ये तो आता है। कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो फिर जैसे है बांट दो
रियल हो गया। ठीक बोल रहा है, तेरा पिक्चर नहीं है, मेरा तो फिर भी ठीक आया है। तेरे को दिखाएंगे, हम साबित करेंगे। हो गया ना? हाँ, और ये तो सबको ही पता है। ट्रीटमेंट अगर करना है रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट अगर नहीं है तो क्या करने का, डायरेक्ट सारा रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देने का। जनरल रिजर्व डेबिट, पीएल डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सब एकदम भाई जाग ना, जाग जाग सब जाग। क्या आदमी है इन लोग, 1 घंटा में इन लोग का पूरा। 2 मिनट और वो भी ऐसा नहीं कि कोई नया चीज है, पुराना ही चीज है, उसमें ही तुम लोग का इतना हालत खराब हो गया रे। बोरिंग तो सब है रे, यही नहीं समझेगा तो सम्स नहीं हो पाएगा। तो आगे रिवैल्यूएशन। हाँ, रिवैल्यूएशन आ गया है। ये समझा, अगर मेरे को कुछ भी नहीं बताया है, सारा रिजर्व्स को डेबिट करो, पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो, और अगर कुछ लॉसेज है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो, और पीएल में जो भी पीएल वीएल जो भी लॉसेज है, क्या हो गया, सब क्रेडिट करके खत्म करो, और सब कुछ ओल्ड पीएसआर में होगा। ये वाला, ये तो लॉस को राइट ऑफ करने का। मान लो पीएल का डेबिट वाला है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, हाँ तो वही तो पार्टनर कैपिटल में तो डेबिट मारा है। क्योंकि वो लॉस है, और लॉस तो 2 साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। ये जो पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, हम लोग तो 2PL ही लिखेंगे ना, PC 2PL, तो यही वाला होगा, ये लॉस है। और अगर प्रॉफिट होता तो बाई PL, बाई जनरल रिजर्व, बाई WCR, यही सब तो लिखते हैं। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, हम लोग का तो हालत खराब हो गया, क्या ही कहेंगे हम लोग को। ये सब बता के कोई फायदा नहीं, ये सब जानता है तुम लोग। फिर बोलेगा बेकार ही बता रहा। इंक्रीज इन एसेट, ये सब पता है तुम लोगों को। एसेट बढ़ने से एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये पता है क्या तुम लोग को? पता है? नहीं पता? पता है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज होगा एसेट तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ये सब छोड़ो नहीं, सुनो, जब जर्नल एंट्रीज पूछ लेगा, उन लोग अगर ये नहीं दिया, लेजर बनाने नहीं दिया, जर्नल एंट्री से ही बोला बनाओ, तो फिर ये जर्नल्स याद रखना पड़ेगा। और लॉजिक याद रख लो, एसेट बढ़ता है, नॉर्मल अकाउंटिंग के तौर पे बोल रहे हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग में एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। घटेगा तो नहीं, वो रिवैल्यूएशन का सोच रहा है, यही हम बोल रहे हैं। नॉर्मल अकाउंटिंग का सुनो, मॉडर्न रूल क्या बोलता है? मॉडर्न रूल बोलता था ना, एसेट एक्सपेंस लॉस, ये सब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। और इनकम लायबिलिटी गेन, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो जब जर्नल एंट्री करोगे तो ये वाला सोच के करने का, और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जाओगे तो वो रिवैल्यूएशन वाला जो दिया हुआ है नॉमिनल अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट का सोच के बनाओ कि भाई वहां पे था कि एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी घटता है तो क्रेडिट, और एसेट घटता है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। ये लेजर के टाइम पे। और जब जर्नल एंट्री करोगे तो ये वाला क्या,
किसका ये? पानी है ना? नहीं वो सूर्यवंशी बस समझ गया। याद रखेगा, लेजर जब भी बनाओगे रिवैल्यूएशन का तो ये वाला फॉलो करने वाला, जर्नल एंट्री बनाओगे तो ये वाला फॉलो करके बनाना। फिर मेरे को ब्लेम मत करना कि आप तो ये वाला सिखा दिए थे लेकिन एक्चुअल में ये वाला था, ऐसे नहीं। चलाने ही सिखाया। जाओ 15 मिनट का ब्रेक है, एक्सपेंसेस वाला इम्पोर्टेंट है। हमारा भी एक हो था। पॉज पॉज, घूम जाओ। चलो हाँ मेरा अच्छा, रिवैल्यूएशन तक हम लोग हाँ এটা আছে কি এ তো जल्दी जल्दी दो दो करके फिर मेरा ऐसे लेट मत कराओ, जल्दी करो। 35 से करो स्टार्ट। नहीं 33 हो रहा चोर नहीं, हम लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए जिसको मैं ट्यूशन देता था, भैया सर को रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड बंद करो। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन तक हम लोग कर लिए थे। अभी हम लोग का एक छोटा टॉपिक बचा, एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब वो बोल रहा है जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है ना तो कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता है। सो उसके बारे में देखो क्या बोला है, क्या हो गया, एक्सपेंसेस expenses that are incurred by the firm to give effect to the change in profit sharing ratio may be incurred as remuneration to a partner or as payment to an outside party for rendering of services। मतलब वो बोल रहा है ये जो हम रिकंस्टिट्यूशन करेंगे फर्म का, पीएसआर चेंज हो रहा है तो उस केस में कुछ एक्सपेंसेस लगता है। तो एक्सपेंसेस दो तरीके से आप डील कर सकते हो, या तो पार्टनर ही वो काम करके देगा तो आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दो, या तो फिर कोई आउटसाइड वाले पार्टी को बुलाओ, उसको बोलो ये सब काम हमारा करवा दो, एडमिशन वाला जो भी एक्सपेंसेस लगेगा वो ले जाना। अब आपस में ही पेन लेके पड़ा हुआ है, इन लोगों को क्या है यार, तुम लोग पेन वेन छोड़ो, अभी जो समझा रहे वो समझो ना तुम लोग, सुन लो उसके बाद तुम लोग पेन वेन पे करना, बाद में लिखना। एक्सपेंसेस जो है वो कब लग रहा है, वो बोल रहा है कि जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब केस में मेरा ना कुछ एक्सपेंसेस लगेगा, और वो दो तरीके से डील किया जा सकता है, या तो पार्टनर ही वो सारा सर्विसेज देगा या आउटसाइड पार्टी देगा। पार्टनर अगर सर्विस देगा तो उसको रेम्यूनरेशन दे देंगे हम। रेम्यूनरेशन मतलब पीएल एप्रो में पढ़ा था, क्या होता है, हाँ कुछ सैलरी टाइप हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो गया, कमीशन हो गया, वो सब दे देंगे उसको। और आउटसाइड पार्टी को जो देंगे वो तो एक्सपेंसेस ही कहलाएगा, क्योंकि वो बाहर का आदमी है, वो आएगा, सर्विस देगा, पैसा देंगे, बोलेंगे चले जाओ, ठीक है। तो उस केस में 5 एंट्रीज तुमको याद रखना होगा, 5 नहीं है 4 ही है बेसिकली। सो पहला केस क्या है, वो बोला है कि फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू अ पार्टनर। मतलब तुम पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो तो सोचो एंट्री क्या होना चाहिए,
देख तो लिया होगा तुम लोग, लेकिन लॉजिक दो। थोड़ा सा एक बार उसको नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, हम करते हैं। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, व्हेन पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, मतलब ये जो रिवैल्यूएशन करेगा, इसका काम करेगा, उसका एक्सपेंसेस का रेम्यूनरेशन उसको दे रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? बोलो बोलो। रेम्यूनरेशन देना, सैलरी टू सैलरी वैलरी नहीं आएगा, नाम नहीं आ रहा है। नहीं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस नहीं, रिवैल्यूएशन, क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस डेबिट होगा, पता ही है तुमको, खर्चा होने से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। 2 पीसी, क्योंकि किसको देंगे? पार्टनर को, तो पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल है भाई। खर्चा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट करो, और पैसा दे रहे हैं पार्टनर को तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो, तो रिवैल्यूएशन टू पीसी, ये दे, ये लो। When remuneration is paid to partner, एंट्री आया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर, मतलब जिस पार्टनर ने मेरे को सर्विस दिया है उस पार्टनर को ये पैसा दिया जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनर को। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल का सिर्फ अगर हम लोग यहाँ पे लिखे, इसका मतलब ये मत समझना कि सबको पीएसआर में बांट के देंगे, वैसे नहीं। जो पर्टिकुलर पार्टनर मेरे को सर्विस दिया है उसको ये पैसा मिलेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, तुम लोग अगर समझ लेगा तो बस ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल भी लिखो चलेगा, बट मेरे को ये है कि कंफ्यूज मत हो जाना कि पार्टनर्स कैपिटल मतलब ऊपर भी अभी पार्टनर्स कैपिटल करते हुए आ रहे थे, लेकिन वो ओल्ड पीएसआर में बांट रहे थे, तो यहाँ पे जो पार्टनर सर्विस दे रहा है बस उसी को। ठीक है, तो बोला जनरली रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर इज द कंसिडरेशन पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। तो रेम्यूनरेशन हम जो पे करते हैं वो किसका कंसिडरेशन होता है? वो जो मेरे को सर्विस दे रहा होता है उसका। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बोला है दिस रेम्यूनरेशन में समटाइम्स इंक्लूड एक्सपेंसेस दैट आर बोर्न बाय द पार्टनर। मतलब इस रेम्यूनरेशन में कुछ ऐसा खर्चा भी होगा जो पार्टनर बोन करेगा। पार्टनर बोन करेगा मतलब इसका मतलब क्या? बोन मतलब क्या? बोन वो उठाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका होगा। So in the absence of information as to who paid the expenses, अगर तुमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि एक्सपेंसेस पे किसने किया है, it is assumed that partner has paid the expenses। तो अगर तुमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि खर्चा किसने दिया है तो तुम लोग अज्यूम करोगे कि पार्टनर ने ही दिया है। ठीक है, and if the partner is to bear the expenses and also has been paid by him, no entry is passed। मतलब नहीं, बियर भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है, तो फिर एंट्री आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इसमें फॉर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। हम लोग फॉर्म के तरफ से एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है ना, यहाँ पार्टनर ही बोन करेगा, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो फिर मेरे को अपने बुक्स में उसका एंट्री करके क्या मतलब? नहीं करेगा, वो लोग का डील हुआ है कि नहीं करना। तो दोनों अगर पार्टनर ही कर रहा है
तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। और अगर ये नहीं बताया है कि कौन सा पार्टनर कौन पे कर रहा है, तो अजम्पशन क्या है, पार्टनर्स ही पे कर रहा है, मतलब वो जो अमाउंट रहेगा वो हाँ क्या पहला मैंने क्या बोला था, दिस रेम्यूनरेशन में समटाइम्स इंक्लूड एक्सपेंसेस दैट आर बोर्न बाय द पार्टनर। मतलब ये जो रेम्यूनरेशन देगा ना फर्म, ये फर्म है, ये पार्टनर है, फर्म रेम्यूनरेशन देगा पार्टनर को सर्विसेज के लिए, कि ये सर्विस दे रहा होगा तो ये रेम्यूनरेशन देगा। तो बोल रहा है कि इस रेम्यूनरेशन में जो ये देगा ना, इस रेम्यूनरेशन में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो पार्टनर बोन करेगा, मतलब जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर का है। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है जो वो बोलेगा कि भाई ये वाला खर्चा जो है वो पार्टनर बोन करेगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये खर्चा बियर करेंगे, ठीक है। तो बोला है इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये जो पैसा है ये बोन तो पार्टनर कर रहा है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है ये तो नहीं बताया, और अगर नहीं बताया है तो तुम लोग मानोगे कि पार्टनर ने ही पे किया है ये एक्सपेंसेस। तो अभी क्या हो गया, बोन भी पार्टनर कर रहा है और पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है, तो उस केस में नो एंट्री, जब बोन भी पार्टनर और पेमेंट भी पार्टनर, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट हम फर्म का मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्म के बुक्स में वो अगर पे कर दिया तो मेरे बुक से तो कुछ हुआ ही नहीं ना, मेरे बुक्स में कोई एसेट लायबिलिटी में बदलाव नहीं। मतलब अगर बोल दिया कि वो पे किया है, लेकिन ये नहीं बताया कौन बोन कर रहा है। नहीं, बोन कौन कर रहा है वो पता है, लेकिन पे कौन कर रहा है ये नहीं बताया। तो तुम मान के चलोगे कि पार्टनर ही पे किया, और जहां पे बोन और पेमेंट दोनों ही पार्टनर कर रहा है, तो यहां पे अगर हम यहां पे लिखे कि अगर बोन और पेमेंट दोनों ही पार्टनर कर रहा है तो नो एंट्री होगा, कोई भी एंट्री पास नहीं होगा बुक्स ऑफ द फर्म में। फिर बोला उन्होंने इफ एक्सपेंसेस दैट वेयर टू बी बोन बाय पार्टनर बट आर पेड बाय द फर्म, यहां पे बोला कि बोन तो पार्टनर करेगा लेकिन पे फर्म करेगा, तो एंट्री देख लिया तुम लोग, बताओ। कंसर्न टू कंसर्न पार्टनर टू कैपिटल कैश अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लॉजिक, कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, लो कैपिटल क्यों डेबिट हुआ, कैपिटल क्यों डेबिट हुआ, पार्टनर्स कैपिटल क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि बोन बाय फर्म है ना, नहीं बोन बाय पार्टनर है ना, तो पार्टनर बोला होगा मेरे कैपिटल से माइनस कर देगा। ठीक है। अब कैश बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि इनकम हो रहा होगा, नहीं कैश कम रहा है, एसेट कम रहा है तो उसको क्रेडिट। फर्म पे कुछ, फर्म पे कर रहा है, एसेट कम रहा है, दोनों ही ठीक बोला। वो बोली फर्म पे कुछ, ये बोला एसेट कम रहा है, तो फर्म पे कर रहा है तो कैश से पैसा जा रहा होगा, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये केस है। हाँ देखो, जब एक्सपेंसेस बोन पार्टनर कर रहा है लेकिन पे फर्म कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर का है लेकिन पेमेंट अभी फर्म कर दे रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल से ही माइनस किया जाएगा। तो पार्टनर से कुछ भी लेंगे तो क्या डेबिट करेंगे उसका कैपिटल। और टू कैश बैंक, बिकॉज पेमेंट जो है ना वो फर्म के तरफ से जा रहा है, तो फर्म का कैश कम रहा होगा या बैंक अकाउंट से बैलेंस कम रहा होगा, तो इसीलिए क्रेडिट हो गया, एसेट कम होने से क्रेडिट करते हैं टू कैश बैंक। और ये केस तो तुम लोग बहुत इजीली बता पाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें।
अच्छा लास्ट है, इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म, मतलब इनकर भी फर्म कर रहा है, दैट इज बोन, इसको हम बोन लिख देते हैं, बोन भी फर्म कर रहा है, पेमेंट भी फर्म कर रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आएगा ही क्योंकि दोनों ही तो फर्म कर रहा है। तो एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्यों रिवैल्यूएशन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हम लोग एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और पेमेंट भी फर्म कर रहा है तो उसके पॉकेट से पैसा जा रहा है तो टू कैश बैंक हो गया। ठीक है, बस यही वो केसेस था एक्सपेंसेस का। जगह होगा क्या? रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं उल्टा क्यों बोल रहा है? रेम्यूनरेशन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, पेड बाय पार्टनर, बोन बाय पार्टनर, नो एंट्री, बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म। एक सेकेंड, बोन बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक, बोन बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। सही है, ये याद रहेगा ना एक्सपेंसेस का, कभी भी आएगा तो वो बोल देगा कि ये बोन किया वो बोन किया, तो समझ जाएगा। वाह, और इसका तो हमको क्या ही बताएं, तो तुम लोग बचपन से नहीं 12th से कर रहा है ये कर रहा है तुम लोग, ये नहीं ये सब आता है तुम लोग को, लॉसेस का पता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये सब पता है तुम लोग को, इसमें कुछ नहीं। और ये वाला तो हम करवाएंगे जब एडमिशन करवाएंगे, ये तो ये एडमिशन का पार्ट है, बेसिक पार्ट है, तो हाँ सो ये एडजस्टमेंट एकदम लास्ट में होगा। तो पहले ये सब जो किए हैं इस पे हम लोग पहले नेक्स्ट क्लास में सम्स कर लेंगे, यही सब IFR के ऊपर, WCR के ऊपर, ये केसेस, हाँ ये सब के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना है, एडजस्टमेंट भी कर लिया तो तुम लोग को सम्स के साथ ये समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे मेन एडमिशन के अंदर, जिसमें हम लोग वो PSR निकालना, एक्वायर, सैक्रिफाइस, वो सब, और फिर तो अपना वो जो बड़ा बड़ा सम्स होगा, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ इसका सम्स होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सीख लिया है जर्नल एंट्री, तो सम्स भी अब तुम लोग एक कर लेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ तो नेक्स्ट क्लास अपना है ट्यूसडे, हाँ नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे हम लोग मिलते हैं। ठीक है।